गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता आज के इस लेक्चर में डिटरमिनेंट के यानी सारणी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.5 पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। जैसे जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स भी करेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? यस। तो आइए देखिए, पहला क्या कह रहा है? कह रहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कंसिस्टेंस है कि नहीं। तो कंसिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कंसिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं संगत। क्या संगत है या फिर असंगत है? तो उसके लिए क्या, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया गया है ये है क्या? ये डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट है। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या, जो भी दिया गया है वो ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखा रहता है। कैसे? देखिए, अगर इसका कोएफिशिएंट ले लें, x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका y का कोएफिशिएंट 2 है, इसका x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, इसको लिख लें। और x मतलब जो x y z लिखा हो, x y इज इक्वल टू बी मतलब जो बराबर के बाद लिखा गया है 2 3। ठीक है, ये इसी रूप में लिखा गया है। देखिए मल्टीप्लाई पढ़ चुके हैं ना। देखिए 1 का इस ये रो की तरफ मल्टीप्लाई और ये कॉलम की तरफ, 1 का x में 1x, फिर प्लस में 2 का y में 2y, और कंपेयर करेंगे 2 है। इसी तरीके से 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 3, यानी इसी रूप में लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है ax इज इक्वल टू बी अगर लिखा गया है, अगर a इनवर्स का है इसमें, अगर a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई किया जाए, a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई अगर वो साइड कर लें, यानी a इनवर्स इंटू ax इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, इस तरीके से प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स का। तो a इनवर्स इंटू a अभी इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसको I कहते हैं, I इंटू x, यानी ये x होगा, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। इसकी रूल के तहत हम क्या करेंगे, यहां से x y z का वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने के लिए कह दिया होता है, सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया, यहाँ कंसिस्टेंसी पता करना है। तो कंसिस्टेंसी पता करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए पता करेंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 अगर है तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंसी उससे पता चलेगा। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 तो इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, इसके पहले पढ़ चुके हो। सिंगुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसको क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय। आप हिंदी में कहेंगे व्युत्क्रमणीय आप भी। ठीक है, और जिसके डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0, इसको सिंगुलर कहेंगे, और सिंगुलर को अव्युत्क्रमणीय ठीक है, इसको अव्युत्क्रमणीय आप भी कहते हैं। अब यहां हमको क्या पढ़ना है, यहां कह रहा कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंस है। ठीक है, यानी संगत हल है, इसके संगत हल है, संगत हल है। अगर संगत हल है तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, इट हैव ओनली वन सॉल्यूशन,
ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं है तो ओनली वन सोल्यूशन होगा, असंगत हल है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा? अब 0 होने के बाद दो केस बनता है, यहां से दो केस बनेगा, ठीक है ना, दो केस बनेगा। कब? अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू 0 हो जाए यहां से, और एक ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू नॉट 0। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू अगर 0 होगा तो सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंस। और जब कंसिस्टेंट हो गया तब क्या बनेगा? ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू 0 नहीं है तो कहेंगे इनको इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंस, ठीक है ना। और इसके नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, नो सॉल्यूशन है, यानी इसके अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे और इसके कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। इस तरीके से अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू अगर 0 है तो उसको कंसिस्टेंट कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू 0 नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट को कहेंगे असंगत, हिंदी में कहेंगे असंगत है, असंगत है, ठीक है। फिर से एक बार स्टूडेंट देख लीजिए, इसमें क्या बताए हैं? संगत हल या असंगत हल के लिए क्या होगा? सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंस होगा, संगत हल होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 हो जा रहा है तो उसके दो हल हो सकते हैं। क्या? पहले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू अगर 0 है तो कंसिस्टेंस कहते हैं, इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसका। अगर डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू अगर 0 नहीं है तो इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, असंगत हल कहते हैं और इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और क्या बताए हैं कि अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में रहता है। ए इसके कोएफिशिएंट होते हैं एक्स वाई जेड के, एक्स मतलब एक्स वाई जेड होता है और बी जो लिखा गया बराबर के बाद उसको इस तरीके से सेट किया जाता है। और यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर वो इस इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी आ गया होगा समझ में, ax इज इक्वल टू बी क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए एक ये है और x का मल्टीप्लाई करेंगे फिर अपने आप ही इक्वेशन बनेगा कंपेयर करके, ये पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स के चैप्टर में दो इक्वेशन, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे सब बता चुके हैं, उसी रूल से बनेगा। अगर ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये ए इनवर्स ए हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए का वैल्यू आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स कहा जाए या ए इनवर्स इंटू ए कहा जाए वो हमेशा आई होगा। आई में किसी मल्टीप्लाई आई इंटू अगर एक्स कहा जाएगा तो एक्स ही होगा, इसको ऐसा लिख दीजिए। पास्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए? प्री मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि अगर बाद में मल्टीप्लाई करते, देखिए यहाँ पे ए एक्स ए इनवर्स अगर लिखते या बी ए इनवर्स अगर पोस्ट मल्टीप्लाई अगर करते तो यहां से ये कुछ नहीं बनता, ये इनवर्स खुद आ जाता, इसलिए ऐसा नहीं, प्री मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? यहाँ ए इसको लिख लीजिए, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे 1 2, यहाँ पे 2 3, मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में लिखा ही गया है। अब जब ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में लिखा गया तो ए निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 - 2 = 4 इज इक्वल टू -1।
यहां लिख सकते हैं सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर दीज इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंट है? देखिए अभी बताएं कंसिस्टेंस, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका दूसरा सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन देखिए, ए का वैल्यू क्या बना, ए इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट 2 है -1 1 1, आ रहा ना समझ में, कोएफिशिएंट सबका लिख लिए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या बनेगा, 2 माइनस माइनस प्लस में 1 इज इक्वल टू 3। यहां भी वही चीज है, लिख सकते हैं सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी संगत हल है। हिंदी में लिख दे रहे हैं, अतः संगत हल है, संगत हल है। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बोलते हैं, हिंदी मीडियम में भी बोलते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश दोनों मीडियम का यूज करते हैं, ताकि हिंदी मीडियम के लिए भी लाभप्रद हो, इंग्लिश मीडियम के लिए भी लाभप्रद हो, दोनों शब्द बोलते हैं। संगत हल है, इसी को कंसिस्टेंस कहते हैं। थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या कह रहा, यहां इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू देख लीजिए क्या है, 1 3 2 6, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 हो गया, अब संगत है कि असंगत है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट इसका देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, ये निकाला ही गया है। एडजॉइंट बनाने के लिए देखिए ऐसे वही मैट्रिक्स जो डायगोनल पे इसी को रेसिप्रोकल कर दी, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, यानी ये 6 हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी वैसे रहेगा 3 और 2 वैसे रहेगा, यानी ये 6 ऊपर और 1 नीचे, 6 ऊपर 1 नीचे कर लीजिए, और ये 3 2 वैसे रहेगा, यहां भी माइनस कर लीजिए, यहां भी माइनस, ठीक है ना। लीडिंग डायगोनल जो होगा वो इंटरचेंज कर लीजिए, बाकी सेम रहेगा, और ये जो डायगोनल बन रहा वहां पे माइनस लगा दीजिए। अब जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ गया है, तो तुरंत चेक करेंगे क्या चीज, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक कर लीजिए क्या बनेगा। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1 है, और बी का वैल्यू जो बराबर में है 5 8, इसी को बी कहते हैं। प्रोडक्ट कर लीजिए क्या बनेगा, देखिए ये रो की तरफ या कॉलम की तरफ, 6 5 जा 30 और 3 8 जा माइनस 8 3 जा 24, फिर माइनस 2 5 जा 10 1 8 जा 8, क्या बना 30 से 6 तो 24 निकालेंगे 6 और ये -2, तो यहां लिख सकते हैं सिंस एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हुआ है, और 0 नहीं हुआ है तो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, देयरफॉर इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट है, यानी असंगत हल है, हिंदी में क्या कहेंगे, असंगत हल है, असंगत हल, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो रोककर फिर से देख लेंगे, आ जाएगा समझ, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए 4 क्वेश्चन, इसमें भी वही कह रहा है 1 to 6 तक भी वही निकालना है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो देखिए इसको मैट्रिक्स के रूप में पहले सेट कर लीजिए, सबका कोएफिशिएंट ये 3/3 ऑर्डर में है, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3, z का कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट a2a, यही है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 इंटू, ये बताया ही है 2 3 जा 6a माइनस 2a माइनस 1 इंटू, देखिए यहाँ 1 इंटू 3 2 जा 6a माइनस 2a, फिर 1 इंटू, अब क्या बनेगा, इसको ढक लीजिए, 2 2 जा 4a, 4a हो जाएगा, 2 2 जा 4a, और यहां से क्या बनेगा, a का 2 में, a का 2 में माइनस 2a, ठीक है ना। 1 का जब लिखें इसको ढककर 2 2 जा 4a,
ए का 2 में 2a, फिर प्लस में 1 हो जाएगा 1 इंटू, इसको ढक लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा 2a माइनस 3, आया ना समझ में। देखिए 2a माइनस 3a, अब यहां से निकालिए 6a से 2a निकालेंगे क्या हो जाएगा 4a माइनस 4a से 2a निकालेंगे क्या हो जाएगा 2a, यहां से 2a से 3a निकालेंगे माइनस क्या हो जाएगा a, तो यहां से 4a माइनस 3a, डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू क्या बना 4a से 3a निकालेंगे, यही लिख दें 4a से 3a निकालेंगे क्या बनेगा a, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 इस तरीके से लिख लेंगे। देयरफॉर दिस प्रॉब्लम या दिस प्रॉब्लम या गिवन प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहेंगे संगत हल है, दिए गए जो समीकरण है वो संगत हल है, ठीक है ना। ये भी देख लीजिए, इसका ये भी सॉल्यूशन किए हैं डायरेक्ट, ये भी इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या बनेगा a इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे देखिए नहीं है x का कोएफिशिएंट तो लिख सकती हैं 0x, यानी 0 हो जाएगा 2 -1, यहाँ पे x का 3 है, y का -5 है, यहाँ पे देखिए z नहीं है, z को 0z लिख सकते हैं, 0 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 3 इंटू इन दोनों का 0 माइनस प्लस फिर माइनस फार्मूले से 5 हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूले से माइनस ऑलरेडी है, प्लस में 1 इंटू क्या बनेगा, इसको ढक लेंगे अगर तो हो जाएगा 0 माइनस प्लस में 3, फिर -2 ये इंटू क्या लिखेंगे, इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, यहां से क्या हो जाएगा 0 -3 2 6, क्या बना 3 5 15, 15 हो गया है, 3 5 15 प्लस में 3 माइनस यहां से प्लस में हो जाएगा 6 2 12, क्या हो जाएगा -15 प्लस में 12 3 15, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया। अब स्टूडेंट यहाँ से एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। देयरफॉर दिस प्रॉब्लम या गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, असंगत हल है, ठीक। बाकी 6 क्वेश्चन नंबर आप लोग स्वयं से सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। 7 क्वेश्चन से लेकर 14 क्वेश्चन नंबर तक के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण को हल करना है किस मेथड से, कह रहा है कि मैट्रिक्स मेथड से हल करना है, ठीक है ना। क्रेमर भी रूल होता है, लेकिन क्रेमर से नहीं बता रहा है, मैट्रिक्स मेथड से बता रहा है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए 10th में भी आप कई रूल सीख चुके हैं, उससे भी नहीं, मैट्रिक्स का यूज करके, मैट्रिक्स चैप्टर है। तो देखिए सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखेंगे ax इज इक्वल टू b लिखेंगे, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहां से x निकाल ले तो जनरल क्या जानते हैं, जो मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाता है तो b बाई a हो जाता है। तो मैट्रिक्सों का डिवाइड तो हम सीखे नहीं है, उसी डिवाइड को x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये ऊपर चला जाता है a इनवर्स इंटू b, ठीक है। वही x का जो वैल्यू होता है a इनवर्स इंटू b में आ जाता है। तो यही हमको फाइंड करना है, यही x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। क्या जैसे जो इक्वेशन दिया उसको ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में पहले सेट कर लेते हैं। कैसे, देखिए a क्या है, a बनाएंगे इसके वो मैट्रिक्स के रूप में जो कोएफिशिएंट होगा x y z का, x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, इसमें x का कोएफिशिएंट 7 है, y का कोएफिशिएंट 3 है। यह हो गया a का वैल्यू। x क्या होता है, x y z होता है, z हो जाएगा, ठीक है। और y क्या है, b क्या है, b भी देख लीजिए, b बनता है जो बराबर के बाद रहता है, बराबर के बाद यहाँ 4 है, बराबर के बाद यहाँ 5 है,
इसी को बी कहते हैं। 3/3 एडर में होता तो वो हो जाता। अब इनवर्स निकालने से पहले हमको कंसिस्टेंट यानी सिंगुलर या नॉन सिंगुलर सेट करना पड़ता है। तो डिटरमिनेंट पहले चेक कर लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 -7 2 जा 14 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट लिख सकते हैं। सो इक्वेशन इज कंसिस्टेंट ठीक है, या सिंगुलर भी कह सकते हैं। कंसिस्टेंट है या नॉन सिंगुलर भी है, दोनों। अब देखिए कैसे बनेगा। अब यहां से जैसे ही नॉन सिंगुलर अगर हो जाएगा, ठीक है ना, नॉन सिंगुलर या कंसिस्टेंट जैसे ही हो जाएगा, इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने से पहले क्या निकालना जरूरी होता है, कोफैक्टर। तो लिख लीजिए कोफैक्टर ऑफ A11 निकाल लीजिए -1 के पावर A11 -1 के पावर 2 हो जाएगा। इसको निकालेंगे ढककर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 हो गया। कोफैक्टर ऑफ A12 निकालेंगे -1 के पावर 3। अब इसके लिए ये ढककर 5 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस में 5। A21 निकालेंगे -1 के पावर क्या 3। अब इसके लिए ये ढककर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस में 2, या माइनस होने के कारण A22 अगर निकालेंगे -1 के पावर क्या बनेगा 2 2 4 हो जाएगा। अब यहां से इसको निकाल रहे हैं तो 5 हो जाएगा। ये बना क्या 5। ये सब कोफैक्टर ही निकालने हैं। जैसे ही कोफैक्टर निकालते हैं, अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कोफैक्टर को बी लिखते थे। अब बी न लिखिए, जब बी यहाँ ये लिख दे रहे हैं कुछ और अपने से लिख लीजिए। अब देखिए इसी को कुछ मान लीजिए, लेट सी इज इक्वल टू जो बना है मैट्रिक्स के रूप में उसे सेट कर लीजिए। या ये एक बार और फिर से देख लें, A11 की जगह इसको निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, 3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको निकालेंगे ये ढक लेंगे, फिर इसको निकालेंगे ये ढक लेंगे, और ये ढक लेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा 7 बनेगा। ये भी हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये क्या बनेगा यहां से 3 -7 -2 5। इसी का डैश ले लेंगे अगर तो यही एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। डैश ले लीजिए 3 -7 -2 5। ठीक है ना, रो को कॉलम में। जो लोग इसके पिछला लेक्चर नहीं देखे वो देख ले, थोड़े जीबी में समझ में आ जाएगा। अब ये इनवर्स लिख लीजिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए फार्मूला। अब 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 ही आया है, और इसे लिख लीजिए 3 -7 -2 5। ठीक है, अब यहां से क्या बताएं, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए इनवर्स बी। ये तो बताएं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स का वैल्यू डिवाइड करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि 1 है, तो 3 हो जाएगा -2 -7 5 इंटू बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 4 5 आया है, 4 5 है। अब x की जगह क्या माना गया था, एक्स वाई या z के रूप में होता है, z के रूप में भी हो जाता है। क्या बनेगा 4 3 जा 12 है, 5 2 जा 10 माइनस में 10, फिर 7 4 जा 28, 28 माइनस में 5 5 जा 25 इज इक्वल टू कितना बना, 12 से 10 निकालेंगे 2, 25 से 3 -3, 28 से 25 निकालेंगे -3 बचेगा। एंड कंपेयरिंग तुलना कर लीजिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को रोक करके फिर से देख लेंगे, आ जाएगा समझ। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, एथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x - y इज इक्वल टू -2, 3x + 4y इज इक्वल टू 3। यहां भी इसको लिख लीजिए, a का वैल्यू ax वही ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में। ठीक है ना, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 - 1 और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 3 4 हो जाएगा। और x का वैल्यू क्या बनेगा, कैपिटल x लिखिएगा, x y, z होता z हो जाता। b का वैल्यू क्या बनेगा, जो बराबर के बाद होगा, -2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, क्या बनेगा, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 2 जा 8
माइनस माइनस प्लस में 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 11। अब लिख सकते हैं सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर दिस इक्वेशन, ठीक है ना, गिवन इक्वेशन इज क्या, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, ठीक है। अब जब कंसिस्टेंट हो गया तो आगे फाइंड करिए। कैसे, क्या निकालेंगे आप? कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर ऑफ A11 निकालिए -1 के पावर 2। अब इसको निकाल रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लेंगे 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। कोफैक्टर ऑफ A12 -1 के पावर 3। अब इसके लिए निकाल रहा है, ये ढक लेंगे 3 हो जाएगा, तो माइनस में 3। कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 के पावर 3। अब इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लेंगे माइनस में 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस में 1। A22 का वैल्यू क्या बनेगा? -1 के पावर 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा। इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लेंगे, ठीक है ना, इसको ढक लेंगे तो क्या बनेगा? 2 बनेगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यही जो लिखे हैं कोफैक्टर ही लिखे हैं, इसी कोफैक्टर को C1 मान लेंगे। लेट C इज इक्वल टू क्या बनेगा मैट्रिक्स के रूप में? 4 -3 1 2। जिस रूप में निकालें उसी रूप में लिख लीजिए। फिर इसका C डैश निकाल लीजिए। C डैश जो निकालेंगे उसी को एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? 4 -3 रो की तरफ, 4 -3 जो रो की तरफ है कॉलम की तरफ हो जाएगा 1 2 हो गया। ये जो इधर से है वो नीचे डाउन डायरेक्शन में। अब हमको ई इनवर्स बताना है। इनवर्स बताने के लिए क्या फार्मूला है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला था। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आया? 11 आया है। 1/11 इंटू ये 4 1 -3 2, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? यही निकालना है x का वैल्यू। तो अभी इसके पहले बताया ना x का फार्मूला क्या निकला था? A इनवर्स इंटू बी। तो A इनवर्स का वैल्यू क्या आया? 1/11 4 1 -3 2 इंटू बी का वैल्यू क्या आया? -2 3 इस तरीके से। तो x का मतलब है एक्स वाई। यहाँ पे जो x लिखा है वो इस तरीके से है ना, एक्स वाई। अब बनेगा क्या? 1/11 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये रो की तरफ है कॉलम की तरफ। फिर जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वीडियो है, आप रुक करके देख सकते हैं। अब बहुत समय लेंगे तो आपके लिए ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आपके देखने में दिक्कत होगा। तो ये 4 2 जा 8 -8 और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। यहां से -3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 2 जा 6 प्लस में 6 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/, यहीं पे पहले 1/11 8 से 3 निकालेंगे -5 6 मिलकर 12 हो जाएगा। अब यहां से क्या बना? सबके डिवाइड माइनस में 5/11 और 12/11 ऑन कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। x का वैल्यू -5/11 और y का वैल्यू हो जाएगा 12/17। 17 कहां से आ गया? 11 है तो 17 कहां से हो जाएगा? 11 ही है, ठीक है ना। 11 से ही तो डिवाइड किए हैं, 11 ही होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर है। अब स्टूडेंट देखिए 9 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, वो ये भी वही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो इसको डिटरमिनेंट ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में सेट करके x इज इक्वल टू a इनवर्स से b निकाल लें। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 4 -3 यहाँ 3 -5 है। और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू एक्स वाई और b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू यहाँ से बराबर के बाद जो लिखा है वही हो जाएगा। यहाँ से डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, तो आ गया होगा समझ में। डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20, देखिए माइनस में 20 और माइनस में 3 3 जा 9, माइनस में प्लस में हो जाएगा। ये निकालेंगे कितना हो जाएगा? माइनस में 11। यहाँ भी लिख सकते हैं सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0
देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, संगत हल है इसके। अब जब संगत हल है तो कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर ऑफ a11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2, इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक करके -5 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। a12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 के पावर 3, 1 2 3 हो जाएगा, इसको निकाल रहे हैं, ये ढक करके 3 हो जाएगा। अब 3 -3 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ a22 -1 के पावर 2 1, -1 के पावर 3। अब क्या इसके लिए ना ये ढक लेंगे, -3 और माइनस प्लस में 3 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ a22 इज इक्वल टू -1 के पावर 4 हो जाएगा। और क्या बनेगा यहां से, ये इसके लिए ये ढक करके 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। अब लेट ये सब कोफैक्टर ही निकाले हैं, कोफैक्टर ही लेट सी इज इक्वल टू क्या निकाले हैं यहाँ से, -5 है, -3 है, 3 है, 4, ठीक है। सी डैश निकाल लेंगे, सी डैश को एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। सी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए -5 -3 3 4, जो रो में है वो कॉलम में लिख लीजिए। अब हमको निकालना क्या है, देखिए निकालना ए इनवर्स। ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो क्या बनेगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, -11 है, -11 इंटू एडजॉइंट का वैल्यू -5 -3 -5 -3 4, ठीक है ना, यही है ना, -5 -3 और 4। और हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना, तो क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। ए इनवर्स का वैल्यू 1 अपॉन -11 -5 3 -3 4 है। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू देख लीजिए, b का वैल्यू आया 37 मॉडिफाई कर लीजिए, x की y इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 3 5 जा 15 प्लस में 7 3 जा 21, यहाँ माइनस में 3 3 जा 9 प्लस में 7 4 जा 21 28, ठीक है, 7 4 जा 28 हो जाएगा, सही है ना। देखिए 5 3 जा 15 और 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 4 7 जा 28, ये -1/11 क्या बनेगा 6, निकाले 6 हो जाएगा। और यहां से 29 है, 29 से 9 निकालेंगे 19 होगा। फिर क्या बनेगा, एक्स वाई का वैल्यू यहां से देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस में 6/11 माइनस में 19/11 कंपेयर कर लीजिए, तो कंपेयर करेंगे x का वैल्यू -6/11 और y का वैल्यू हो जाएगा -19/11। यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसी को अगर क्रेमर के रूल से बताना हो, ठीक है ना, इसी को अगर क्रेमर से रूल, अगर क्रेमर्स के रूल से बताना है तब क्या, देखिए वो थोड़े जी है, क्रेमर्स के रूल को ax मान लेंगे। ax का डिटरमिनेंट क्या बनेगा, जैसे ये था, यानी x वाले को हटा दीजिए, x का ये 4 3 जो लिखा है, x का कोएफिशिएंट जो लिखा है उसको हटाकर b का वैल्यू रख लीजिए, यानी 4 3 जो कॉलम में लिखा है उसकी जगह पे यहाँ पे 3 7 लिख लीजिए, और ये दोनों रहने दीजिए, -3 -5 क्रेमर के रूल के द्वारा है, ठीक है ना। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ax पता कर लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ax इनका वैल्यू क्या बनेगा, 5 3 जा 15 माइनस में 15 और माइनस माइनस प्लस में 3 7 जा 21, घटाएंगे क्या बनेगा, घटाइए क्या बनेगा 6। इसी तरीके से लिख लीजिए क्या, ए वाई, ठीक है, ए एक्स लिखेंगे तो एक्स को कोएफिशिएंट हटाएंगे, ए वाई लिखेंगे वाई का कोएफिशिएंट, ए जेड लिखेंगे जेड का कोएफिशिएंट हटाएंगे। अब की बार क्या, ए वाई लिख रहे हैं तो ये 4 3 रहेगा ही, अब ये y का कोएफिशिएंट हटाकर इसकी जगह ये b वाला स्टेप यानी 3 7 रख लीजिए,
अब डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई अगर लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 7 4 या 28 माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 हो गया। अब यहां से जब x का वैल्यू निकालना हो, x इज इक्वल टू जब x का वैल्यू निकालना हो तब क्या बनेगा, ये ए एक्स का जो डिटरमिनेंट डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए जो निकालने हुआ है, तो ए एक्स का वैल्यू कितना आया है, ए एक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू 6 आया है और डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -11 आया है, -11 आया है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई का वैल्यू कितना आया है, 19 आया है, ओवर में डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया, -11 आया है, -11। ठीक है, यहां से भी देख रहे हैं, इसके पहले भी देखे हैं -6/11 -6/11, यहां से -19/11 -19/11। यानी क्रेमर के रूल से थोड़ा इजी होता है, लेकिन कह रहा मैट्रिक्स मेथड तो आप लोग मैट्रिक्स मेथड से लगाएंगे। ठीक है ना, क्रेमर के रूल से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब कह देगा कि नहीं मैट्रिक्स मेथड से ही लगाना तो मैट्रिक्स मेथड से ही लगाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक कर फिर से देख लीजिए, आ जाएगा समझ में। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतने, अगले लेक्चर में फिर लेकर आएंगे, तब तक आप लोग नोट्स बनाकर हमारे पास तक अवश्य शेयर करेंगे। ठीक है, ओके।